के नाम पे दे सकिया, अल्लाह तेरी आस उम्मीद पूरी करे। जब मैं जवान था मुझे बहुत जोरों का इश्क हुआ था एक लड़की के साथ। अगर इस मुल्क में फन की कदर होती तो मैं बहुत बड़ा एक्टर होता। मोहब्बत करने के लिए ज़रूरी नहीं है कोई इंसान सामने हो। तो मेरे बच्चे ही मुझे कमाली कहते हैं। मुझे एक भी ऑफर नहीं आई ड्रामे की। जिस दिन म्यारी अदाकारी शुरू कर दूंगा तो ये लोग मुझे कास्ट करना शुरू कर देंगे। तो मेरी बीवी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। हकीकत से पर्दा उठेगा, आप उस ख्वाब की दुनिया से निकल के एकदम से हकीकत की दुनिया में आ जाएंगे। 250 एपिसोड थी 1 घंटे वाली, और मैंने वो 1 करोड़ 11 लाख में लिखा था। अभी अगर और काम ना मिला तो एक प्लाट और है, वो बेच दूंगा। और मैं 4 साल से बेरोजगार। मैं सब्र से हूँ, इनका बाप भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। माफ़ी चाहता हूँ। जब मैं सेट पे गया तो मेरे ही सीनियर्स ने कहा कि यार इसकी तो औकात ही नहीं है 15,000 रुपये की, आपने इसको कहाँ कास्ट कर लिया। कमाली की सबसे अच्छी बात यह है कि वो माफ़ी मांग लेता है। मैं बरीजात से कहूँगा कि यार बेरोज़ करीम का पैसा है, इसको वापस कर, अपना कुआं खुद खोद के पानी पी। खुदा की बस्ती से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है। कम आपका होस्ट, कम आपका फ़ैन, कम आपका वेलविशर। क्या मैं मुखिल हो सकता हूँ जनाब? वालेकुम अस्सलाम, आप मुखिल हो चुके हैं। और दोस्तों, मैं हूँ इफ्तिखार इफ़ी, इनका मेहमान, कम राइटर, कम पोइट, कम कॉलमिस्ट, कम ऑथर, कम सूफी फॉलोवर। माशाल्लाह। अच्छा जी, यकीनी बात है कि इफ्तिखार इफ़ी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हम जब इनके पास बैठे हैं तो आज हमने ये सोचा कि इफ्तिखार इफ़ी से कमाली तक का सफ़र कैसा रहा। देखिए जी, ज़िंदगी खुशी और गमी से इबारत है। और मैं 54 साल में मैंने जवार भाटा, नशीब फराज, अप्स एंड डाउन्स देखे। लेकिन मुझे बहुत पहले इस बात का इदराक हो चुका था कि ज़िंदगी सिर्फ राहतों का नाम नहीं है, तकलीफ़ों का नाम भी ज़िंदगी है। ज़िंदगी सिर्फ सहूलतों का नाम नहीं है, परेशानी उठाने का नाम भी ज़िंदगी है। तो मैंने इस पूरे पीरियड को बहुत इंजॉय किया। अच्छा, मैं दूसरे सिनेरियो की तरफ तो चलूँगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इफ्तिखार इफ़ी को बज़ाते खुद कमाली का किरदार कैसा लगा? देखिए जी, देखा जाए तो कमाली का करैक्टर टेक्निकली तो बहुत छोटा है, लेकिन कमाली से मुझे मोहब्बत हो गई है। और सच्ची मुच्ची एक इस तरह का लगाव हो गया कमाली के साथ। और ना सिर्फ कमाली के साथ बल्कि परीज़ाद नाम के साथ, हाशिम नदीम के साथ, सारी कास्ट के साथ, अहमद अली अकबर के साथ, एसोसिएट जो थे हमारे जाहिद इकबाल के साथ, एहसन कैमरामैन के साथ, शहजाद काश्मीरी डायरेक्टर के साथ, हम टीवी के उस लोगों के साथ, उस गाने के साथ जो इसरार ने गाया, ना पूछ परीज़ादों से ये इश्क कैसे होता है। तो आप यकीन कीजिए कि मोहब्बत करने के लिए ज़रूरी नहीं है कोई इंसान सामने हो। चीज़ों से भी मोहब्बत हो जाती है, जानवरों से मोहब्बत हो जाती है। तो इस पूरे क्रू से, इस नाम के साथ, और ख़ास तौर पे जो लोग मोहब्बत का इजहार करते हैं, उन सब के साथ कमाली की इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो गई है कि मैं सोचता हूँ जब ये ख़त्म हो जाएगा तो यार मैं क्या करूँगा। अच्छा, मैं ये सवाल अक्सर मेरे जहन में गूंजता क्या, मुझे रात को नींद नहीं आई थी जब मैंने ये सवाल के बारे में ना सोचा। आप चूँकि ख़ुद बहुत बड़े राइटर हैं, ड्रामा, आपने काफ़ी ड्रामाज लिखे हैं, उसके बाद आप शायर हैं, तो क्या आपके जहन में ख्याल नहीं आया कि मैं इतना बड़ा राइटर हूँ, इतना बड़ा मैं शायर हूँ, तो मुझे रोल भी दिया तो क्या असिस्टेंट का? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि इससे पहले मेरा कोई ऐसा तजुर्बा नहीं था इस तरह के रोल करने का। मैं करता था इंडिपेंडेंट रोल। एक इंस्पेक्टर है तो पुलिस मुकाबले करता है, बड़ा बदतमीज़ आदमी है। एक सरकारी अफसर है तो बड़ा राशी है। एक शौहर है तो बड़ा जालिम है। गुल्लू बादशाह एक बदमाश है, इंडिपेंडेंट रोल। बाबा रांझा इंडिपेंडेंट रोल। तो वाकई जब मैं गया तो, लेकिन मेरे जहन में 2 चीज़ें थी। एक तो ये कि वो मुझे पहले भी ऑफ़र कर चुके थे, सेकंड ऑफ़र थी, इखलाकी दबाव था। दूसरा, सीधी बात है यार, बच्चे पालने हैं यार, पैसे चाहिए होते हैं हमें। तो कमाली का किरदार तो माशाल्लाह इतना हिट हो गया है, अब लोग आपको, मुझे लगता है, इफ्तिखार इफ़ी या इफ्तिखार अहमद उस्मानी नहीं, कमाली जानते होंगे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो मेरे बच्चे ही मुझे कमाली कहते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि अब चूंकि इतना करैक्टर आपका हिट हो चुका है, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के ड्रामों के अलावा प्राइवेट इंडस्ट्री में जितने भी ड्रामे आ चुके हैं, इसमें अब मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि अब लाइनें लगी होंगी इफ्तिखार इफ़ी के लिए कि आए जनाब, ये भी किरदार लें, ये भी करैक्टर लें, ये सारा ड्रामा आप करें। क्या कहते हैं इस बारे में?
देखें, आपकी मोहब्बत है और देखने वालों की मोहब्बत है जो प्यार करते हैं। मुझे एक भी ऑफर नहीं आई ड्रामे की। हैं? एक भी ऑफर? जी हाँ सर, मुझे आप छुपा रहे हैं? नहीं आप बताना नहीं चाहते शायद कि आपकी जो इनकम देखकर नैब वाले जो है वो आप पर हमला ना कर दें। मुझे लगता है आप छुपा रहे हैं। नहीं, देखें, पहली बात तो ये कि मैं टैक्स पेयर हूँ और मेरे पास मनी ट्रेल भी है, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मुझे किसी ड्रामे की कोई ऑफर नहीं आई। सर मैं हैरान, मैं नहीं बल्कि पाकिस्तानी आवाम हैरान होगी। आपका करैक्टर, आपने एक छोटा सा असिस्टेंट का रोल किया और उसको बाखूबी उस किरदार को निभाया, आसान तरीके से निभाया। तो मैं हैरान हूँ कि आपको क्यों ड्रामे ऑफ़र नहीं किए गए, क्यों? आप क्या समझते हैं इसमें पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो किस तरफ जा रही है? इतने अच्छे जो है किरदार को निभाने वाले शख्स इफ्तिखार रिफ़ी को सिर्फ एक करैक्टर की वजह से याद किया जाता है, बाद में कौन इफ्तिखार रिफ़ी, क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, देखिए, पहली तो बात यह है कि जब कमाली ख़त्म हो जाएगा तो वो इफ्तिखार रिफ़ी जो हर रोज़ पार्क से आपको एक पैगाम देता है कि अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो कारी, मैं इफ्तिखार रिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से, वो तो रहेगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है, मेरे दोस्त के, मैं अभी उस मेयार का एक्टर नहीं हूँ। कौन कहते हैं आपको आप उस मेयार के एक्टर नहीं हैं? मैं समझता हूँ कि मेरी अभी शायद एक्टिंग इतनी पुख्ता नहीं है और अभी शायद मुझे भी लग रहा है कि यार राज आते एमी कमाली हिट हो गया था, एमी शोहरत आता आ गई। मुझे लगता है आप जिस तरह मीठी बातें आप कमाली का किरदार मेरे साथ कर रही हैं, आप मुझे ना कुछ बताना नहीं चाह रहे। क्या आप अभी भी वही कैरेक्टर से बाहर नहीं आ रहे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हकीकी ज़िंदगी में हूँ। बात दरअसल ये है कि मैं जिस दिन म्यारी अदाकारी शुरू कर दूँगा तो ये लोग मुझे कास्ट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, पाकिस्तान चूँकि ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा ड्रामे हिट हो चुके हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपका क्या ज़ाती तौर पर क्या दिल करता है? क्या आपको किसी भी ड्रामे के लिए ऑफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए जी, मेरे बच्चे पलते हैं, जो रिस्क मेरे घर में आता है वो ड्रामा लिखने से आता है और एक्टिंग करने से आता है। तो मैं तो कहूँगा आज ही मुझे काम मिलना चाहिए। मुझे लगता है अवार्ड तो पक्का है। नहीं, मेरा ख्याल है अगर अवार्ड मिलना होता तो इनकार ड्रामा सीरियल जो था, इसमें गुल्लू बादशाह का रोल किया था मैंने, उसमें मिल जाता। तो ये तो रोल उससे भी छोटा है, तो मेरा नहीं ख्याल मुझे शायद अवार्ड सर मैं कहता हूँ कि इंसान अपने काम से पहचाना जाता है। आपने कमाली का किरदार जिस आसान तरीके से निभाया है, मुझे नहीं लगता कि आपको अवार्ड ना दिया जाए। देखिए, मेरा अवार्ड ये है कि आप जैसा एक बड़ा चैनल और बड़ा कंपेयर मेरा इंटरव्यू करने के लिए आ गया, या ये जो अभी आप देख रहे थे कि लोग सेल्फियाँ बना रहे थे, ये अवार्ड ज़्यादा बड़ा है मेरे लिए, बजाय इसके कि मुझे एक मेटल का अवार्ड दे दिया जाए। अच्छा ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि कमाली का परिजाद के साथ मुकालमा होता है। कमाली कहता है कि बेगम के साथ झगड़ा तो होता रहता है, लेकिन बात इस दफ़ा कुछ ज़्यादा बढ़ गई है और वो मेके चली गई है। क्या सिर्फ कमाली के ड्रामे के अंदर ही बेगम का झगड़ा होता रहता था, या इफ्तिखार रिफ़ी के साथ हकीकी लाइफ में भी बेगम का झगड़ा होता रहता है? नहीं, मैं वो खुशनसीब हूँ जिसका ना अपनी बीवी से झगड़ा हुआ और ना मेरी बीवी का मेरी माँ से कभी झगड़ा हुआ। और बात है। हाँ, जिन लोगों ने मेरी किताब चिक्कड़ छोले पढ़ी है, उसमें मैंने दासी के नाम से अपनी बीवी को एक खराज तहसीन लिखा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इन केस आपकी बेगम नाराज हो ही जाती हैं, अगर हो जाती हैं, तो कैसे मनाते हैं हमारी भाभी को? मैं गैर मशरूत माफ़ी मांग लेता हूँ। कैसे? मैं कहता हूँ बेगम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा नहीं करूँगा। मेरे एक दोस्त भी पिछले दिनों फ़ैन है 1-1.5 साल से, तो वो पाकिस्तान आए ऑस्ट्रेलिया से, तो हम एक डिनर पे थे, तो वो मुझे वाक़या सुना रहे थे कि इफ़ी साहब, जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं आपकी कोई वीडियो देख लेता हूँ तो मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है। कहते अभी कुछ दिन पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो मैं एक मार्केट में गया, तो एक ऑस्ट्रेलियन ने ना आके, कोई रेसिज्म वहाँ है, तो उसने पहले 1 दफ़ा बदतमीज़ी की, 2 दफ़ा की, 3 दफ़ा की, कहता 3री दफ़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैंने शीशा नीचे करके उसको अब्यूज़ कर दिया, कुछ कह दिया। तो कहता मेरा 7 साल का बेटा बोला कि बाबा व्हाट इज़ मैजिक वर्ड्स। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैजिक वर्ड क्या है? उसने कहा सॉरी और थैंक यू। बहुत बड़ी बात कर दी आपने। तो मैं इसलिए अपनी बीवी से फ़ौरन माफ़ी मांग लेता हूँ, बीवी से नहीं, मैं किसी भी अल्लाह के बंदे से गैर मशरूत माफ़ी मांग लेता हूँ। नहीं, अच्छा, एक ना बीवी वाला जुमला जो है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बेगम से माजत कर लेता हूँ, जो बेगम से ज़्यादा माजत करते हैं उन्हें हमारे मुआशरे में रन मुरीद कहा जाता है। जी सर, मैं रन मुरीद हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बहन और मेरी बेटी को दामाद या हमें जो बहनोई है वो मिले जो हमारी बहन को खुश रखे।
तो मेरी बीवी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो अगर मैं उसको खुश रखूँगा तो अल्लाह ताला उसके सिले में मेरी बहन और बेटी को खुश रखेगा। अच्छा बिल्कुल, जितने भी रन मुरीद हमें देख रहे हैं, क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई, जितने भी रन मुरीद हमें देख रहे हैं उनको आप ज़रा बताएं कि माजत करने के कितने तरीके हैं। सिंपल एक तरीका है जी, आप बीवी के पास जाए, उसे कहें बेगम मुझे गलती हो गई, मैं गैर मशरूत माफ़ी चाहता हूँ अगर आपने गलती की है, और अगर उसने गलती की है तो मोहब्बत से उसको एहसास दिलाएं कि बेगम ये बात आपने गुस्से में की है, ये गैर अखलाकी बात है, और आप सॉरी मत करें लेकिन ये जान लें कि आपने बात गलत की है, तो गाड़ी चलती रहती है। मोहब्बत हुई है क्या? वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। आपकी कहानी एक है या कहानियाँ हैं? बस इतना ही मैंने कहना था, मैंने कह दिया। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अक्सर औकात जो है ना हमारे मुआशरे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिव भी लिया जाता है, पॉजिटिव भी लिया जाता है, जैसे कि परिजात के हवाले से भी डिस्कस कर रहे थे। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में आपने भी ये बताया कि परिजात के जो पॉजिटिव पहलू हैं उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, नेगेटिव को छोड़ दें। सबसे पहले तो ये बताइएगा, इस परिजात ड्रामे के नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू क्या हैं? देखिए जी, परिजात का जो अब एपिसोड चलेगा वो मेरा ख्याल है हम सब की आंखें खोलेगा, क्योंकि नावल जो होता है, नावल निगार हमेशा आपको ख्वाबों की दुनिया में रखता है, ख्यालों की दुनिया में रखता है, ख्वाहिशों की दुनिया में रखता है, और उसके लिरिक्स भी ऐसे ना, ख्वाहिशों के जंगल में और फला। अब वो करते करते अब क्योंकि वाइंड अप आ रहा है तो अब वो आपकी खोलेगा आंखें। मुझे ऐसा हकीकत से पर्दा उठाएंगे। हकीकत से पर्दा उठेगा, आप उस ख्वाब की दुनिया से निकल के एकदम से हकीकत की दुनिया में आ जाएंगे, और यही एक अच्छे नावल निगार का, एक राइटर की जिम्मेदारी भी होती है और उसका खासा भी है। अच्छा, शॉर्ट वे में ये बताइएगा कि परिजात का एंड कैसे होगा, क्या होगा? मुझे परिजात का एंड बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैंने हाशिम नदीम साहब से और अपने डायरेक्टर साहब से बारहा गुजारिश की है कि यार इसका कोई वाइंड अप ऐसा होना चाहिए और फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे। सबसे ज़्यादा आपने किस ड्रामे में पैसे कमाए हैं? मैंने आज तक परिजात के सबसे ज़्यादा पैसे लिए हैं जो एक्टिंग में लिए हैं। कितने? ये तो नहीं बता सकता, थोड़ा सा नहीं। और जो लिखने में लिए हैं मैंने नागन में, और नागन तो तकरीबन 250 के करीब 250 एपिसोड थी, 1 घंटे वाली, और मैंने वो 1 करोड़ 11 लाख में लिखा था। 1 करोड़ 11 लाख? हाँ जी, हाँ। 2.25 साल तक मैं नागन लिखता रहा, और 1 करोड़ 11 लाख में मैंने नागन लिखा था। हमारे मुआशरे में लोग आपको कमाली के नाम से जानते हैं, नो डाउट आपको पहचानते हैं, लेकिन कमाली के पीछे इतनी मेहनत हुई है कि आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि कमाली के बाद मैं कामयाब नहीं हूँ, मैं शुरू से एक कामयाब आदमी हूँ, और कामयाब आदमी वो नहीं है जिसके पास पैसा है, दौलत है। कामयाब वो है जिसके पास रिश्ते हैं और वो उन रिश्तों की कदर करता है, जो ज़िंदगी को जीना जानता है, जो सीटी बजाना जानता है, जो गाना गाना गुनगुनाना जानता है, जो किसी की मदद करना जानता है, जो आसाइशें पैदा करना, सहूलतें बांटना, आसानियाँ देना जानता है। तो कमाली इफ्तिखार रफ़ीक कमाली के बाद हिट नहीं हुआ। इसकी कामयाबी ये थी कि हमेशा से खुश रहता था, खुशी की बात करता था। कमाली तो सिर्फ एक संगे मील है, एक जगह ट्रेन रुकी है, उसके बाद फिर आगे सफ़र जारी हो जाएगा। अगर कहा जाए तो अमली तौर पर मैं 4 साल से बेरोज़गार हूँ, क्योंकि मेरा घर चलता है ड्रामा लिखने से। एक्टिंग से तो बहुत कम पैसे आते हैं मेरे, तो मैं जीना जानता हूँ। मैं 4 साल बेरोज़गार नहीं रहा। मैंने 2 किताबें लिखी थी, दोनों को यूके ले जाकर वहाँ से पब्लिश किया। अब मैं तीसरी किताब मार्च में लेके जा रहा हूँ, मेरे अजीज़ों क़रीब। तो मैंने अपना सफ़र रोका नहीं है, बिल्कुल। तो मैंने जीने का जो तसलसल है उसको कायम रखा खुशी के साथ, और मैं 4 साल से बेरोज़गार भी हूँ। 4 साल से बेरोज़गार? नागन के बाद कुछ नहीं लिखा ना। क्यों, किसी ने ऑफर नहीं किया या क्या मसला क्या था, ये तो बताएं। मैं एक गैर म्यारी राइटर हूँ। जिस दिन मैं म्यार के मुताबिक लिखना शुरू कर दूंगा, मुझे काम मिलना शुरू हो जाएगा। 4 साल से अगर आपके ड्रामा नहीं लिख रहे, बेरोज़गार हैं, तो घर का निज़ाम कैसे चल रहा है? कुछ सेविंग्स थी, कोई 70-80 लाख वो खर्चे, फिर एक प्लाट था एक कनाल का डिफेंस में, वो बेचा। अभी अगर और काम ना मिला तो एक प्लाट और है, वो बेच दूंगा। अगर आप प्लॉट पे प्लॉट बेचते रहेंगे तो आपके बच्चों का क्या होगा? नहीं, बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हो गए ना 3-4 साल में। अक्सर वो कहते हैं ना कि औलाद जब जवान होती है, फिर उसके बाद जब उनको कोई मुश्किल वक्त आता है, जैसी बात है वालिदैन का वो जो टाइम पीरियड है वो बच्चों को याद नहीं होता कि किन किन मुश्किलात से गुजरे हैं, लेकिन जब वो बच्चे बड़े होते हैं फिर कहते हैं माँ प्यो ने कुछ भी साढ़े से जोड़िया नहीं। अगर आप इस तरह सारे प्लॉट सेल कर देंगे तो वो बाद में ये जुमला वो भी कहेंगे, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए जी, पहली बात तो ये कि मैं अपने बच्चों का जिम्मेदार या कफील उस वक्त तक हूँ जब तक मैं ज़िंदा हूँ। अभी तक मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अभी तक किसी की फ़ीस नहीं रुकी, अभी तक खाने का सिलसिला, बिजली के बिल नहीं रुके।
और इंशाल्लाह ताला और साल 2 साल में मेरे बच्चे वैसे ही कमाने के काबिल हो जाएंगे। फिर मैं इनका भी मोहताज नहीं रहूँगा कि मुझे एक्टिंग मिले या ड्रामा राइटिंग मिले। अभी भी मैं दुनिया घूमता हूँ, यूके गया, तुर्की गया, ऑस्ट्रेलिया गया, मैं फिर यूरोप जा रहा हूँ अपनी किताब लेके। मैं दुनिया घुमाऊंगा, सैर करांगा। 2-4 साल में मेरे बच्चे इस्टेब्लिश हो जाएंगे, फिर मैं बेगम नूं लैके दुनिया की सैर कराया करांगा। सिर्फ बेगम नूं? हाँ, वो बच्चों, बड़े बच्चों का वीज़ा नहीं देते ना, छोटे बच्चों का वीज़ा मिल जाता है। तो मैं ये आपको सबको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं प्लाट ही बेचूंगा, मैं उसके बाद गाड़ी बेच दूंगा, फिर मेरे बीवी के पास काफ़ी जेवर भी, वो भी बेच दूंगा। उससे तक अल्लाह ताला फिर कोई सिलसिला बना देगा, लेकिन जीना नहीं छोड़ूंगा मैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जीना नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं रोज़े से हूँ, मैं सब्र से हूँ। इनका बाप भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ये लफ्ज़ कहना पड़ा है। बहुत बड़ा जुमला कह दिया आपने। मेरे मालिक की अता है मेरे पे, मैं खुश रहूँगा और खुश हूँ। वैसे तो इंसान की ज़िंदगी मुश्किलात इम्तिहान का नाम है, लेकिन कोई ऐसा लम्हा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। तो एक ड्रामा बन रहा था, मैं ड्रामे का नाम लिया था, बहुत बड़ा चैनल है, आज से 20 साल पहले की बात है। तो मुझे 15,000 रुपये पर डे पे कास्ट किया गया उस वक्त। तो जब मैं सेट पे गया तो मेरे ही सीनियर्स ने कहा कि यार इसकी तो औकात ही नहीं है 15,000 रुपये की, आपने इसको कहाँ कास्ट कर लिया। और मुझे सेट पे से दोस्तों कट कर दिया गया, और मैं वहाँ से सेट में से कट कर दिया? सेट के ऊपर से कट कर दिया, और ये कह करके आपकी 15,000 रुपये की औकात नहीं है, आप 5,000 पर डे पे काम करना चाहें तो कर लें। मैं आ गया, और उस दिन मैं अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था और आई वाज क्राइंग। मैं सोच रहा था कि यार इन्होंने कीता की मेरे नाल, मुझे कहते हम पैसे नहीं देंगे, काम कर ले, लेकिन कट कर दिया। वो एक बड़ा तकलीफ का लम्हा था। अल्हम्दुलिल्लाह उसी चैनल से मैंने फिर बाद में बहुत सारे पैसे भी कमाए। तो ये ज़िंदगी है, इसके अंदर ये लम्हात आते रहते हैं। एक लम्हा वो बड़ा मुश्किल था जब मुझे शौक़ एक्टिंग का था और मुझे ड्रामा लिखना पड़ा, क्योंकि मैं ड्रामा लिखने की तरफ मजबूरी से आया था। मैंने घर चलाना था, मैं एक यामा पे फिरता था मोटरसाइकिल पे, तो मुझे बच्चे पालने थे। तो वो बड़ा तकलीफ़ का लम्हा था, क्योंकि मैं चाहता था मुझे लोग पहचाने, लेकिन मुझे एक्टिंग छोड़नी थी। तो एक ये बड़ा तकलीफ़ दे लम्हा था। अच्छा, आपको हकीकी ज़िंदगी में अगर किरदार अपनाना होगा तो किसका अपनाएंगे? सेठ बेरोज़ का, परिजाद का, या कमाली का? मैं कमाली का ही करैक्टर अपनी आम जिंदगी में करना चाहूँगा, क्योंकि बशर हूँ, छोटी मोटी साजिशें करूँगा। लेकिन कमाली की सबसे अच्छी बात यह है कि वो माफ़ी मांग लेता है, सॉरी कहना जानता है। नहीं, वर्ड्स चापलूसी का वर्ड यूज़ कर सकती है? नहीं, वो चापलूसी करेगा। मैंने कहा इंसानी रवैया, बशर है, लेकिन अच्छी बात यह कि वो माफ़ी मांग लेता है यार। सही। परिजाद चूँकि सबको नवाज रहा है, सबको, किसी को नौकरी में मदद कर रहा है, किसी के घर के फाइनेंस को कवर करने के लिए वो मदद कर रहा है। अगर परिजाद कह देता है कि कमाली बता तुझे तेरी 3 ख्वाहिशें मैं पूरी करता हूँ, तो कमाली की 3 ख्वाहिशें कौन सी होंगी? मैं उसे कहूँगा, पहली बात तो ये है कि तू ये पुठी सीधी शायरी करनी बंद कर दे। नंबर 2, मैं परिजाद से कहूँगा कि यार बेरोज़ करीम का पैसा है, इसको वापस कर, अपना कुआं खुद खोद के पानी पी। और तीसरी बात मैं कहूँगा कि यार ये तू काले रंग को क्यों मसला बना के बैठा है, हमारी सोसाइटी तो पूरी काली है, हम सारे काले हैं, मैं भी काला हूँ। तो यार ये है कि तू ना कर यार। ले जी, कमाली की गुफ्तगू आपने सुनी, यानी कि मेरी मुराद जनाब इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब हैं। मैं इजाज़त लेकर इनकी कही हुई नज़म जो है वो आपके सामने पेश करूंगा, 2 अशार पेश करूंगा, क्योंकि जब इतने बड़े राइटर यहाँ पर मौजूद हों तो मुझ जैसे, वो कहते हैं ना कि लफ्ज़ों का जिसको अंदाज़ा ना हो, उस बंदे का शेर अदा करना बहुत नामुनासिब होता है। सर इजाज़त दें? बिस्मिल्लाह जी। मैं अपनों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफ़ाएं याद रखता हूँ, जफ़ाएं छोड़ देता हूँ। खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज़ लोगों पे, खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज़ लोगों पे। मैं वापस आने वालों की खताएं छोड़ देता हूँ। मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ। मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ। शोहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ। तकब्बुर शोर करता है, करो तजलील लोगों की। तकब्बुर शोर करता है, करो तजलील लोगों की। मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता हूँ। और आखिरी शेर देखिएगा कि कोई दिल को दुखाए, मुस्कुरा के बात करता हूँ। नबी को याद रखता हूँ, खताएं छोड़ देता हूँ। मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफ़ाएं याद रखता हूँ, जफ़ाएं छोड़ देता हूँ।
ले जी, इन्होंने हमारे साथ वफ़ाएं जो हैं हमारे साथ वफ़ाओं का जो सिलसिला है वो बरकरार रखा, क्योंकि इन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया। इफ्तिखार साहब, आपका लास्ट में मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आपका हमने वक्त से ज़्यादा वक्त आपका ले लिया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, इफ्तिखार इफ़ी की कहानी पसंद आई हो, और अगर ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन आपको मिली हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।